सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सीधा रुख करते हैं गुजरात का, जहां अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। सारे सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। अब दिल्ली में गरीबों के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे दूर कर रहे हो। गुजरात में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गुजरात के सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। और ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं मचा रखी है? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, अनाप शनाप फीस लेते हैं। गुजरात के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे। जिन्होंने ज्यादा फीस ली उनकी फीस वापस करवाएंगे और आगे किसी प्राइवेट स्कूल को अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली में हर आदमी के लिए हमने इलाज मुफ्त कर दिया सारा। 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में। जितने भी, चाहे आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी छोटी बीमारी हो, आपकी सारी दवाई मुफ्त, आपके सारे टेस्ट मुफ्त, आपका ऑपरेशन मुफ्त। 30 लाख 40 लाख रुपए भी ऑपरेशन के लगेंगे, सब मुफ्त है दिल्ली वालों के लिए। गुजरात के भी सारे सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे और सारे गुजरातियों के लिए, एक एक गुजराती के लिए, बच्चा, मां बाप, बुजुर्ग, हर एक के, अमीर गरीब, सबके लिए पूरा इलाज मुफ्त होगा। और अब आते हैं किसानों की गारंटी पे। पहली गारंटी, हर बार सरकार एमएसपी जारी तो कर देती है, इस फसल की ये एमएसपी, इस फसल की ये एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है? हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है। पाटिल साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, सीएम साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को रात को 2 बजे मिल रही है। ये तो नाइंसाफी है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, एक किसान लुट जाता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता, उसने जितनी लागत लगाई होती है सारी डूब जाती है, आत्महत्या करने के लिए बेचारा बेबस हो जाता है, और कोई ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लटकाते रहते हैं, पैसा कोई नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली में हमने नई योजना चालू करी। हमने दिल्ली के किसानों के लिए, अगर फसल बर्बाद हो जाती है, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है किसान को। जो दिल्ली में योजना लागू करी, वही योजना गुजरात में लागू करेंगे। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से
उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। 5वीं गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है वहां पे 1 साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। और जो कर्जा माफी की गारंटी इशूदार ने स्पेशल गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करेंगे। और आइए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसको हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। तीस्ता सेतलवाड़ को राहत मिली है, उनको बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को एक बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। तीस्ता सेतलवाड़ को शर्तों के साथ जमानत मिली है। उन्हें पासपोर्ट लेकिन सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे जांच में सहयोग करें। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगियों परिमल कुमार और आशीष भार्गव पे। आशीष, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना, परिमल भी हमारे साथ हैं। परिमल और आशीष, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि क्या कोर्ट में हुआ, वकीलों ने क्या कहा, क्या दलील दी गई, और उसके बाद कोर्ट ने अपना जब फैसला सुनाया तो उसमें वो फैसला क्या है? निश्चित तौर पे 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और ये एक बड़ी राहत के तौर पे आया है। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं जिन्होंने 2 घंटे की पूरी कार्यवाही जो है वो वहाँ पर देखी है। आशीष, ये मामला कैसे अलग हो जाता है? आपने ये भी जिक्र किया था कि मामला बिल्कुल अलग है, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई उसके हिसाब से। जी बिल्कुल, देखिए मामला इसलिए भी अलग है कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है ऐसे मामलों में। वो हाई कोर्ट को सिर्फ रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे मामले की सुनवाई वो जल्द कर दें, फैसला जल्द कर दें। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि हाई कोर्ट ये मामले को रेगुलर बेल जो है वो सुनता रहेगा, अंतरिम जमानत यहाँ से दी है। दूसरी बात ये कही है कि इसे मिसाल के तौर पर दूसरे आरोपियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो व्यवस्था की है सिर्फ और सिर्फ तीस्ता सेतलवाड़ को देखते हुए की है। उसके भी 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने गिनाए हैं। पहला पहलू यह है कि महिला है जो 2 साल से ज़्यादा अंदर हैं। दूसरा पहलू यह है कि हाईकोर्ट को जब हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को नोटिस जारी किया और उसके बाद 19 सितंबर की यानी 6 हफ्ते बाद की तारीख दी, तो उसको अंतरिम जमानत पर ज़रूर विचार करना चाहिए था, जो तीस्ता मांग भी की थी। तीसरा कि जब 7 दिन की वो कस्टडी में भी रही हैं, पुलिस ने मशीनरी ने पूछताछ भी की है, तो बहुत सारी चीज़ें सामग्री पुलिस ने इकट्ठा भी की होंगी, तो ऐसे में उनको हिरासत में रखने का क्या फ़ायदा है। और चौथा ये कि इस मामले के जो अजीबोगरीब तथ्य हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सबसे बड़ा तथ्य ये कि एक महिला है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे रहा है। शर्तें लगाई हैं, शर्तों के साथ साथ ये भी कहा है, शर्तें जो ट्रायल कोर्ट लगाएगा, लेकिन एक शर्त लगाई, 2 शर्तें लगाई हैं। पहला ये कि पासपोर्ट अपना वो सरेंडर करेंगी। दूसरी शर्त ये है कि जांच में वो सहयोग करेंगी जब भी एजेंसी उनसे बात करेंगी। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो प्रक्रियाओं के चलते जो जमानत पाने में देर हो जाती है, जैसे हमने पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा, जुबैर के केस में भी देखा, उसको वो ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी संभव हो सके, ट्रायल कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाए। और ट्रायल कोर्ट जो है वो लोकल श्योरिटी, मतलब वो एक तरह की श्योरिटी होती है जो कोई जमानत की प्रक्रिया है जिसकी वेरीफाई करने की जरूरत होती है पुलिस को कि जो श्योरिटी बंदा दे रहा है, जो व्यक्ति, वो सही है कि नहीं है, उस पते पर रहता है कि नहीं रहता है, उसके बारे में वो जानकारी जुटाई जाती है। तो एक लंबी प्रक्रिया हो। यहाँ पे ये भी कहा तुषार मेहता ने कि शायद यही बड़ी वजह है कि इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट अगर इसमें फैसला दे तो ज़्यादा अच्छा है, आप कुछ फैसला देंगे तो नज़ीर उससे साबित होगा, वो बेहतर नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए वो बार बार ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए। पुराने जजमेंट उठा के दिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि हाई कोर्ट को तय करने दिया जाए, और ये सही बात है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास भारत के संविधान ने बहुत अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों का उससे रोका नहीं जाना चाहिए। हाई कोर्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी परिमल, कि जब जो व्यवस्था भारत के संविधान ने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपीलीय अदालत है, यानी उसका काम ये है कि जो फैसले गलत लिए गए हैं नीचे की अदालत में, या फिर सरकारें या दूसरी एजेंसियां, राज्य, वो कोई गलत फैसला लेती हैं जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो दखल दे, और वो न केवल दखल दे बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करे, क्योंकि मौलिक अधिकारों का पहरेदार आखिरकार भारत के संविधान को
ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने आज वही दिखाने की कोशिश की है कि जब जब देश की निचली अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट क्यों ना हो, अगर कहीं ना कहीं कोई गलती या त्रुटि करेंगी तो देश की सबसे बड़ी अदालत यहाँ बैठी है, उन फैसलों को वो सुधारेगी, उन कदमों को वो और सुधारेगी। यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट से कल आपने जब रिपोर्ट किया था तो अदालत ने ये भी कहा था कि इन पे कोई यूएपीए जैसा मामला दर्ज नहीं है, सामान्य सीआरपीसी की धाराएं हैं जो इनको वो उसका राहत मिलना चाहिए, उसके वजह में फैसला। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आज फैसले में कि जितने भी एफिडेविट हैं जिनको सबूत गढ़ने की बात की गई है वो 2002 से लेकर 2010 के हैं, यानी कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसे में गवाह भी हैं, दस्तावेज भी हैं, और हमें और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की बात भी कही गई, वो भी बात की गई थी वो कि भी प्रमाण नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप हमें समझना पड़ेगा कि जो धाराएं लगाई गई हैं सबूत गढ़ने की, जो जालसाजी, फोर्जरी, ये सब धाराएं जो हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस के ऊपर होती हैं, यानी दस्तावेजी सबूत होते हैं वो। तो ऐसे में अगर आप के ऊपर हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, तो वो दूसरी श्रेणी के केस होते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर जालसाजी, फोर्जरी का केस है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यही बार बार कहा था कि कोई आतंकवाद जैसे केस नहीं है, यूएपीए जैसे अपराध नहीं है, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध नहीं है, जालसाजी और फोर्जरी के केस हैं, और ऐसे में क्यों ना अंतरिम जमानत मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद परिमल और आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और देशरत्न निगम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट। संजय हेगड़े जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अभी जैसे विश्लेषण कर रहे थे आशीष भार्गव भी, क्या संदेश लिया जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी है? देखिए, संदेश तो कुछ नहीं है, हर केस अपने अपने बल पे चलता है। एक चीज मेरे जहन में जो आती है ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसले के आधार पर ही एफआईआर बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो वो एक सेंटेंस था कि दे शुड बी इन द डॉक, उसका मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल बगैर प्रोसीजर फॉलो किए या कुछ बगैर सैंक्शन लिए या बगैर कोर्ट के जो कंप्लेंट दाखिल किए, आप खुद अगले दिन जाके गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है बेल की, टाइम लग जाता है। महिला है, 60 साल की है, ऑफेंसेस जो भी है कागजी है, और वो भी 2012 से पहले के। तो अभी 2 महीने कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। जो भी मटेरियल है, अगर आप चार्जशीट फाइल करना चाहते हैं तो चार्जशीट फाइल करिएगा। तब तक अंतरिम जमानत का तो केस बनता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम जमानत दी है, क्योंकि जो मेन जमानत का याचिका है वो तो हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट अनइन्फ्लुएंस्ड ये पूरा मामला वापस सुन लेगा। जी देशरत्न निगम जी, अभी जिस तरीके से संजय हेगड़े कह रहे थे कि पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में ये लिख दिया था कि पीपल लाइक हर शुड बी इन द डॉक, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो लिखित आदेश थे जिसमें उन्होंने एक चीज बोली थी, उसके बाद उसको आधार बना करके एक ऐसी कार्रवाई की गई कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, कि इतने लंबे समय तक बेल डिनाई की गई, उनको रखा गया? देखिए संकेत जी, अंतरिम जमानत कब मिलती है? जैसे आप किसी और शहर में हैं और किसी और शहर में आपको जाना है तो आप दूसरे शहर में अंतरिम जमानत ले लेते हैं, फिर रेगुलर जमानत आप दूसरे शहर में लेते हैं, और इस तरह का आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। दूसरा, कोई मर जाता है, बीमारी होती है, तब दी जाती है अंतरिम जमानत। ये एक अपवाद बनाया है, एक्सेप्शन क्रिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज अपने ही जो जजमेंट है उनको फॉलो नहीं किया है, लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि 142 में उनके पास जो अधिकार है वो बहुत ही ज्यादा है और इनहेरेंट पावर्स उनके जो है। दूसरा, यहाँ पर मेरिट पे तथ्यों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, वो हाईकोर्ट देखेगा जब मुख्य जमानत होगी। अंतरिम जमानत है, और अंतरिम जमानत के स्टेज पे तो कोई दोषी है कि नहीं दोषी है उस पर ध्यान ना देके वो सिर्फ जमानत की जो कंडीशंस होती है उस पर देखेंगे। दूसरा, अगर आप ये देखें, यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए जो जमानत इन्होंने बोला पूरा हो गया होगा, ये उसके लिए नहीं है। ये
जब आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, आपका कस्टोडियल इंटरोगेशन हो चुका होता है, तब ये देखा जाता है कि आप जो सबूत है उनको मिटाएंगे नहीं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो गवाह हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट एकदम शांत है। जो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था कि जुडिशियल कस्टडी पे क्यों उनको भेजा गया है, वो कारणों पर ये नहीं गए। दूसरा, जो असली मुद्दा उठाया गया था कि हाई कोर्ट में पर्टिकुलर जज ने एक इनको जबरदस्ती लंबी डेट दे दी है, वो आज सिब्बल साहब ने वापस ले लिए सारे अपने आर्ग्यूमेंट। वो उनका नहीं, ये हम नहीं बोल रहे किसी जज के ऊपर कोई हम इस तरह का कटाक्ष या स्पर्शन नहीं कर रहे हैं। तो वो जो कल जो बात उठ रही थी कि लंबी डेट जानबूझ के दी गई है, तो उस पर आज कोई बहस नहीं, उसको वापस भी ले लिया गया। वैसे देखिए, अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उनके अपने खुद के जो फैसले हैं उसके खिलाफ जाके उन्होंने लिया एक अपवाद बनाया है। इस केस का फायदा उठा के कई जगह लोग अब लगाएंगे कि अगर सिर्फ महिला है तो दे दे, और इसका फायदा बहुत ऐसी जगह भी उठाया जा सकता है। हाँ, इस केस में जो और जो आरोपी हैं वो नहीं उठा सकते, लेकिन इस केस का फायदा, मैं लॉयर हूं, मैं अगर दूसरे केस में सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अगर होंगे तो मैं इस केस को दिखाऊंगा लोगों को, देखिए इस तरह दिया गया है बेल, अंतरिम जमानत का सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स जो भी हो, लेकिन अगर मेरी बेल एप्लीकेशन कहीं पेंडिंग है और उसमें देर हो रही है तो मैं इसका सहारा लेके फिर मैं अब अप्लाई करूंगा। वहां सुप्रीम कोर्ट का मुझे देखना है कि क्या निर्णय रहेगा और संजय क्या जी, वो अपना। आप जवाब देना चाहेंगे? वो तो हम वकील लोग तो कि किसी चीज के भी तो फायदा उठा सकते हैं, पर ये मामला पूरी बहस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है, भाई कानून में प्रावधान ये है कि अगर कोई किसी केस में कुछ फोर्जरी हुआ हो या कुछ इंटरफेरेंस विद जस्टिस हुआ हो, जब तक कोर्ट खुद उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करता है, और उसका भी एक प्रावधान है, एक प्रोसीजर है, सेक्शन 340, आप जाके पर्जरी का कंप्लेंट दाखिल कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रार जाता है। वैसा कुछ नहीं हुआ है इस मामले में। इस मामले में जहां तक मैं ये आर्गुमेंट्स देखा हूं, इसमें तो सारे कागजात तो जो भी फाइल भी हुआ था वो तो एसआईटी ने फाइल किया था। ये तीस्ता सेटलवार्ड के जो कागजात थे उस पर तो ज्यादा कोर्ट का कोई फैसला हुआ नहीं था। सबके सब सुप्रीम कोर्ट, एनएचआरसी और वैसे कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उनके तहत पूरी कार्रवाई हुई थी। गुजरात के दंगे के बाद जो सब प्रोसिक्यूशन होना था, इन्वेस्टिगेशन होना था, उसके तहत हुई थी। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना कि 2002 गुजरात दंगे में कोई मरा नहीं, और उनके लिए अगर आप कोई सहायता दे, कोई किसी विक्टिम को अगर कोर्ट ले आए, तो फिर जो सहायक है उसको जेल में डालना ये कहाँ का न्याय है, अनुचित है। जी, मैं इसमें 10 सेकंड का जवाब। जी देश जी। देखिए, पहली तो ये बात है कि जो संजय हेगड़े तथ्यों पे बोल रहे हैं, मेरिट्स पे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, मेरिट्स पे वो एकदम शांत है कि वो हाई कोर्ट का एकाधिकार है, वो उस पर हाई कोर्ट अपना निर्णय जो भी देगा। दूसरा, 340 की जो इन्होंने बात करी है सेक्शन की पर्जरी की, वो कोर्ट के अंदर अगर होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एफिडेविट्स वगैरह लिए गए हैं जो सॉलिसिटर जनरल ने बोला था कोर्ट के बाहर, कोर्ट में अभी सबमिट नहीं हुई, तो पर्जरी नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो पर्जरी की वो बात नहीं कर रहे हैं। और ये लार्जर इन्वेस्टिगेशन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और बाकी जब वो बेल पे अंतरिम जमानत जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाएंगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वहां और भी कंडीशंस उनके ऊपर लगेंगी जो उनको बाध्य करेंगी कि टेम्पर ना करें, और जैसे नॉर्मल कंडीशंस लगती हैं जो उनको एकाधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी जो भी कंडीशंस लगाना चाहें लगा सकते। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, और आइए अब इस भाग में हम ये सवाल पूछें। दरअसल ईडी की क्वेश्चनिंग चल रही है अभिषेक बैनर्जी की, और अभिषेक बैनर्जी से ईडी की जो पूछताछ हो रही है उससे संबंधित अब विपक्ष का ये कहना है कि, विपक्ष से मेरा मतलब ममता बनर्जी के विपक्ष का, कि क्या इसलिए आरएसएस के प्रति
उनके सुर बदले हैं। और ये विपक्ष में किसकी बात कर रहा हूं, ये वो दल हैं जो कि पहले ही विपक्ष में हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े होने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब वही तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं कि क्या ममता बनर्जी का ये जो सॉफ्ट हो जाना है टुवर्ड्स आरएसएस, वो एक बयान था उनका, संभवतः ये वाला बयान, ये थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे भी, ये हमारे पास है क्लिप, तो आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कायदे से कहा क्या था। तो क्या ये जो नरमी आई है रुख में, ये इसलिए आई है क्योंकि ईडी की पूछताछ से वो भयभीत हो गई हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर शांतनु सेन, तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, और अजय उपाध्याय आप कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सेन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ गठबंधन पहले भी कर चुकी हैं ममता बनर्जी, तो जाहिर सी बात है उनको कोई आपत्ति नहीं दिखती है उनमें। देखिए, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, आज ही हमारा बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मजूमदार, वो एक प्रेस स्टेटमेंट में ये खुल्लम खुल्ला कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का साथ हम लोगों का कुछ सेटिंग नहीं हुआ। ये 2 दिन 3 दिन पहले का बात नहीं है, आज का बात है। पर अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, 21 जुलाई ममता बनर्जी का जो रैली हुआ, उसका दूसरा दिन 22 जुलाई ईडी सीबीआई का रेड हुआ। 29 अगस्त ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का जब रैली हुआ, उसका अगला दिन ईडी सीबीआई रेड हुआ। अभिषेक बनर्जी को जिस दिन त्रिपुरा में जाना था रैली करने के लिए, उसी दिन सुबह सुबह उनका घर में उनका बीवी पर सीबीआई का रेड हुआ। ये अच्छी तरह सबको मालूम है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ईडी सीबीआई से डराया नहीं जा सकता है और पैसे से भी खरीदा नहीं जा सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा डर इसको है, इसलिए सबसे ज्यादा अटैक भी इनके ऊपर हो रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को मालूम है कि अगर उसमें उसके साथ आंख में आंख डाल के कोई टक्कर ले सकता है तो उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। अगर कोई लीडर है, कोई शेरनी है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। अगर कोई लीडर है तो उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। इसलिए बार बार अपना जो पॉलिटिकल, एक बात आपको मानना पड़ेगा, पिछले कुछ साल में 20 पॉलिटिकल पार्टी एनडीए अलायंस छोड़ के चला गया। अभी बीजेपी का इसलिए सबसे ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल एलाई अगर कोई है तो एक का नाम है ईडी, दूसरा का नाम है सीबीआई, और सबसे ज्यादा डर है तृणमूल से, इसलिए सबसे ज्यादा अटैक भी हो रहा है। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए अजय जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, आइए सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने दरअसल कहा क्या था। আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে বিশ্বাস করি না। এখনো ওদের মধ্যে কিছু ভদ্র লোক আছে যারা বিজেপি কে এইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন ভাব ভাঙবে। আজকে আমি আপনাদের আবার বলি, একটা করে লোক রেখে দিয়েছে বিজেপির প্রত্যেকটা সংবাদপত্র চ্যানেলে, কি বলবে সকাল থেকে উঠে সে বসে বলে দেয় এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে। কিন্তু আমাকে দিয়ে তো এটা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে দেখালেন আর না দেখালেন। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने बोला है उसका संदर्भ भी हमने दिखा दिया, आपको क्या लगता है कि क्यों बोला है उन्होंने ये चीज? देखिए संकेत जी, बड़ा आश्चर्य लग रहा है और ये दुखद पहलू भी है। ममता जी बहुत ही मजबूत नेता हैं और पुरानी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। वो जानती हैं कि आरएसएस के साथ क्या मामला है और आरएसएस की विचार पद्धति जो है कैसे देश को विखंडन की राजनीति की तरफ ले जा रही है, कैसे नफरत का माहौल बनाती है, कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और उसी के पौधे पर भाजपा जो है पलती फलती और पुष्पित और फलवित होती है। यदि ऐसी परिस्थिति में भी ममता जी आरएसएस की प्रशंसा कर रही हैं तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, और पार्टी को भी नेचुरल है, देश के लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर ये क्या मामला है, क्या कवायद हुई है आपस में। क्योंकि क्या ममता जी को ये तो समझ होगी ही कि किस तरह से उदार बहुसंख्यक समाज जो है उसको आरएसएस कभी पसंद नहीं करता है। आरएसएस जिस तरह की कट्टरता और का हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाती है उससे समाज में नफरत फैलता है, समाज में बिखराव पैदा होता है। और अभी जिस तरह हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में शुरुआत करने वाले हैं राहुल जी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम इन मुद्दों को भी लेकर के जा रहे हैं कि कैसे समाज को जोड़ा जाए। दूसरी बात,
जो इतिहास है आरएसएस का कौन नहीं जानता, उनके नेताओं की सोच को कौन नहीं जानता, किस तरह से उनके नेताओं ने जो है शुरू से लेकर आज तक पूरी लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। वो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत को मानते ही नहीं है। तीसरी बात, तिरंगे की बात अभी रिसेंटली आई है। पूरा देश जब तिरंगे में सराबोर था, मैं कहता हूं भाजपा के लोग भी सराबोर थे, कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी थी, उस समय भी आपने देखा होगा कैसे तिरंगा का समय समय पर जो मान सम्मान मिलना चाहिए आरएसएस के नेताओं के द्वारा, उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स के द्वारा या आरएसएस के कार्यालय के द्वारा नहीं मिला। इसका मतलब अभी भी वो जो पुरानी धारणा आरएसएस की है, जो तिरंगा लगाया तो था उन्होंने, जो जहां तक मुझे याद है अजय जी, बहुत देर हो गई, बहुत देर में 3-4 दिन बाद उन्होंने जब बहुत प्रेशर बना, हमारे आपके जैसे जो हम विपक्ष के लोग और मीडिया के लोगों ने जब ये बात उठाई, मीडिया में जब आई, तो मजबूरी में वो लगाना कहा जाएगा, और अभी भी उसको दिल से स्वीकारते नहीं। तीसरी बात, माफीनामा का प्रश्न है, जिस पर बार बार ममता बनर्जी पब्लिक मंच पर कहती हैं सावरकर जी के बारे में कि वो माफीनामा मांगे थे। फिर ऐसा प्रेम, ऐसा बदलाव कैसे उनमें आ सकता है? क्या संबंध? सबको पता है कि गांधी जी के हत्यारे आरएसएस के जो थे या नहीं थे, ये बताना चाहिए नाथूराम गोडसे को, क्योंकि कई बार आरएसएस उसका सपोर्ट करती है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां ही आपस में एक दूसरे को ए, बी और सी टीम कह करके संबोधित करेंगी, तो फिर कहां गई विपक्षी एकता और उसका क्या होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेन और अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को एक बयान दिया जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने कभी किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजनीति में विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और उसके बाद उस पर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो भ्रष्टाचारी को बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है।